Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा हम लोग कर रहे हैं इंडियन इको का हमारा चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 बोले तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो इस चैप्टर की आपकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट करा था लिबरलाइजेशन, देन सेकेंड पार्ट के अंदर सेकेंड एलिमेंट कंप्लीट कर लिया प्राइवेटाइजेशन। अब आज है आपकी इस चैप्टर की थर्ड क्लास और आज की क्लास में हम लोग हमारा थर्ड एलिमेंट ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। देन एक क्लास और लगाएंगे इस चैप्टर की जिसके अंदर ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 के अंदर, ये जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, हम इसका एक अप्रेजल डिस्कस करेंगे, इसका हमारी इकोनॉमी पर गुड इम्पैक्ट बैड इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। प्लस याद करो 2 टॉपिक्स हमारे रहते हैं लिबरलाइजेशन से, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन, वो भी हम कल की क्लास में करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। शुरू करें फटाफट से। तो देखो ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करने से पहले एक बार हम पुराना वाला थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिबरलाइजेशन पढ़ा था। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमी को फ्री करना, फ्रीडम देना। हम लोगों ने देखा था जो 1950 से 1990 तक का पीरियड था, उस पीरियड के अंदर हमारे जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, उन पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स थे कि अगर किसी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को अपनी इंडस्ट्री खोलनी है लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने हैं लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस तरह के कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को फ्रीडम देना, इकोनॉमी को फ्रीडम देना ही क्या है, लिबरलाइजेशन। देन सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना और पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर में जो है इनएफिशिएंसी थी, काम एफिशिएंसी के साथ में नहीं हो रहा था, करप्शन बहुत ज़्यादा था, पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज करना, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना क्या है, प्राइवेटाइजेशन। अब तीसरा एलिमेंट आता है हमारे पास में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, ग्लोबलाइजेशन। तो देखो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। जब दुनिया की सारी इकोनॉमीज यानी कि सारे देश एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट होते हैं, ताकि ट्रेड का फ्री फ्लो हो सके, हम खुलकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, कैपिटल का फ्री फ्लो हो सके, हम खुलकर दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट कर सके, दूसरे देश हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर सके। हम लोग जो सारी की सारी कंट्रीज हैं वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं, दूसरे देश भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पर डिपेंडेंट है। तो ये जो इकोनॉमीज आपस में कंबाइन हो रही हैं, ये जो इकोनॉमीज का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। जब एक इकोनॉमी, एक देश दूसरे देशों के साथ में कंबाइन होता है अंडर कंडीशंस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स, ताकि ट्रेड का क्या हो सके, फ्री फ्लो हो सके, हम खुलकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, ताकि कैपिटल का फ्री फ्लो हो सके, हम खुलकर दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट कर सकें और दूसरे देश हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर सकें। जैसे आप देख लो आज हमारी कंट्री में कितनी सारी बाहर की कंपनीज है, डोमिनोज है, पेप्सी है, तो ये दूसरे देश हमारे देश के अंदर है, बहुत सारी एमएनसीज हमारी कंट्री के अंदर है। ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। चमक गया अच्छे से। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ओपननेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ओपननेस इंक्रीज हो रही है कि आज हम लोगों ने हमारे देश के दरवाजे खोल दिए हैं दुनिया के दूसरे देशों के लिए, हम खुलकर आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। आप याद करो जो 1950 से 1990 तक का पीरियड था, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था, उस टाइम पर ओपननेस नहीं थी, हम लोगों ने दूसरे देशों के लिए दरवाजे एक तरह से बंद कर रखे थे। इंपोर्ट्स पर हम लोगों ने कोटास यानी कि लिमिट सेट कर रखी थी, और तो और इंपोर्ट्स पर हम बहुत ज़्यादा टैक्सेस चार्ज कर रहे थे। तो अब क्या हो चुकी है, ओपननेस इंक्रीज हो रही है। ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ये जो इकोनॉमीज है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा देश खुद नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि शायद हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है उन चीज़ों को बनाने की, तो वो सारी चीज़ें हम दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। वहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देश नहीं बना सकते, स्पाइसेस वगैरह, वो सारी चीज़ें हम दूसरी कंट्रीज को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और यही इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये जो हम लोग एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहे हैं, ये डे बाय डे और डीप और गहरा होता जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो ये कुछ कुछ आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको डेफिनेशन में लिख कर आने हैं, याद रखना। अब देखो आगे हमारे पास में बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती हैं, ऐसी कौन कौन सी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन एनकरेज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट्स हमारे पास में है, पांचों को डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से समझो और इन 5 पॉइंट्स को मुझे कमेंट्स में लिख देना। ये पांचों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पहले ना सिंपल भाषा में इसका मतलब समझ लो, देन हम इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करेंगे। शार्क टैंक यहाँ पर सबने देखा होगा। अब शार्क टैंक में क्या होता है, कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर्स कुछ इस तरह से बोलते हैं, शार्क्स आर आस्क इज ₹10 लाख फॉर 20% इक्विटी। एक बार मैं लिख देती हूँ, ₹10 लाख फॉर 20% इक्विटी। इस बात का मतलब क्या है कि शार्क्स, आप हमारी कंपनी की जितनी भी वैल्यूएशन है, हमारी कंपनी की जितनी भी कीमत है, उसका 20% आपको शेयर मिल जाएगा। आप हमारी कंपनी की वैल्यूएशन का 20% शेयर ले लो, 20% के मालिक आप हो, लेकिन बदले में हमें क्या चाहिए, बदले में हमें 10 लाख रुपए चाहिए। यही होता है। अब इसी की हम लोग बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। देखो पहले क्या होता था, कोई बाहर की कंपनी है तो वो हमारी किसी डोमेस्टिक कंपनी के अंदर 40% इक्विटी ही ले सकती थी, वो 40% तक की ही ओनर बन सकती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद में ये जो लिमिट है ये 40% से इंक्रीज होकर 51 to 100% तक हो चुकी है। अब आज जो बाहर की कंपनी है वो हमारी यहाँ की किसी कंपनी का 100% तक इक्विटी ले सकती है, यानी कि 100% तक का शेयर लेकर उसकी ओनर भी बन सकती है। पहली बात याद रहेगी, पहले इक्विटी लिमिट कितनी थी, 40%, जो इंक्रीज होके हो गई 51 to 100%। बाहर की कंपनी हमारी किसी कंपनी की 100% इक्विटी यानी कि 100% तक की शेयर कैपिटल, अपने 100% तक का शेयर ले सकती है। इन सब चीजों के लिए पहले एक एक्ट था जिसका नाम था फेरा। क्या नाम था, फेरा। फेरा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट की जगह पर अब नया एक्ट आया है, इसे रिप्लेस कर दिया गया, इसकी जगह पर नया एक्ट आया फैमा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर रेगुलेशन है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और ये है फैमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फैरा के तहत हर चीज को रेगुलेट करा जाता था, कंट्रोल करा जाता था, लेकिन अब फैमा के तहत हर चीज को सिर्फ मैनेज करा जाता है, फॉरेन ट्रेड को और ज्यादा एनकरेज करा जाता है। समझ में आ गया। 47 ऐसी हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, यहां पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो कितनी है, 100% है, कि बाहर की कंपनी 100% तक इक्विटी ले सकती है, अपना पूरा बिजनेस इंडिया के अंदर सेटअप कर सकती है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी रेड टेपिज्म के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर वर्क होता जा रहा है, फाइलों के नीचे फाइलें दबती जा रही हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। 100% तक शेयर कैपिटल, यानी कि 100% तक इक्विटी ली जा सकती है, पूरा पैसा इन्वेस्ट करा जा सकता है। और तो और जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज है जिनका काम ही सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, यहां पर भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 100%, कि बाहर की कंपनीज हमारी पूरी की पूरी कंपनी को खरीद सकती हैं, 100% तक जो इक्विटी है वो खरीद सकती है, पूरी कंपनी खरीद सकती है। पहला याद हो गया, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड आता है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। अच्छा देखो, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी समझने के लिए एक चीज समझो, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो ये है कि हम दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे देश हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे मान लो मेरी फैमिली दूसरी कंट्री में रहती है, मैं मेरी फैमिली को पैसा भिजवा रही हूँ, या फिर हम दूसरी कंट्री को डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पर। ये जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी के अंदर होते हैं, इंडियन रुपी में नहीं होते। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन किस में होते हैं, US डॉलर के अंदर। अब हर देश के सेंट्रल बैंक के पास में, जैसे हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर देश के सेंट्रल बैंक के पास में इस US डॉलर का रिजर्व होता है, इसे हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। तो जब हम इस US डॉलर को, इस फॉरेन करेंसी को या तो परचेज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं, इन तीनों कामों के लिए उसे बोला जाता है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। वही लिखा है, जब हम फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज करते हैं इन 3 कामों के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। अगर हमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, अगर हमें किसी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना है तो हमें पे करना पड़ेगा, पे हम किस में करेंगे, US डॉलर में, US डॉलर की रिक्वायरमेंट है, तो US डॉलर को परचेज करना, ये क्या है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। अगर दूसरे देशों को हम इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर रहे हैं, उन्होंने हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, उसके लिए वी नीड यूएस डॉलर, तो यहाँ पर हम यूएस डॉलर को परचेज कर रहे हैं, दिस इज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। या फिर मान लो आपकी फैमिली दूसरे देश में रह रही है, आपको अपनी फैमिली को खर्चे के लिए पैसा भिजवाना है, इसे हम लोग बोलते हैं रेमिटांसेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। इन चीजों के लिए भी हम फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज करते हैं, इसे भी बोला जाता है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। तो दो याद हो गए, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये लिमिट पहले 40% थी, इसे इंक्रीज करके 51 to 100% कर दिया। फैरा की जगह पर नया एक्ट आया जिसका नाम है फैमा। 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी हो चुकी है, 100%। सेकंड है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, हम फॉरेन करेंसी को सेल या परचेज कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में 3 कामों के लिए, गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करने के लिए, और फैमिली को जो हम एक्सपेंसेस के लिए पैसा भिजवा रहे हैं उस काम के लिए, दिस इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। थर्ड है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई, यानी कि 5-5 साल के लिए ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज हैं। और इन पॉलिसीज के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, सारे के सारे कंट्रोल्स को हटाया गया। तो अगेन देश में क्या हो रहा है, लिबरलाइजेशन भी हो रहा है और इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन भी प्रमोट होगा। ओपन कंपटीशन को एनकरेज करा गया। याद करो 1950 से 1990 तक का जो पीरियड था, उस पीरियड के अंदर कोई कंपटीशन नहीं था। हम इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेते थे, यानी कि टैरिफ रेट्स बहुत ज़्यादा थी। और तो और हम लोगों ने इंपोर्ट्स पर कोटास भी फिक्स कर रखे थे कि किसी भी देश से हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने क्यों करा था, क्योंकि हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब इन चीज़ों को खत्म करा गया, ओपन कंपटीशन को बढ़ावा दिया गया है। सिर्फ कुछ चीज़ें ही ऐसी हैं जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक हैं, एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज हैं जिनसे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो सकता है, उन पर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। बाकी सारे गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिना रिस्ट्रिक्शंस, बिना कंट्रोल्स के होता है। फोर्थ आता है रिडक्शन इन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बेरियर्स। ये ध्यान से समझना, देखो बेरियर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। बेरियर्स मतलब ये क्या है, रुकावटें हैं, किसी चीज को रोकने का काम। 2 तरह के बेरियर्स होते हैं, एक होते हैं टैरिफ बेरियर्स और एक होते हैं नॉन टैरिफ बेरियर्स। टैरिफ बेरियर्स का मतलब है इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है, टैक्स को हम ड्यूटी भी बोलते हैं, इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को टैरिफ बोला जाता है। तो 1950 से 1990 के पीरियड के अंदर हम लोग इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेते थे, यानी कि टैरिफ रेट्स क्या थी, हाई थी, ताकि हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाए और हम इंपोर्ट कम से कम करें। इस तरह से हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचा रहे थे। नॉन टैरिफ बेरियर्स के अंदर याद करो इंपोर्ट्स पर कोटास फिक्स कर रखे थे कि हम किसी भी पर्टिकुलर देश से इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, लिमिट सेट कर रखी थी, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इन टैरिफ बेरियर्स और नॉन टैरिफ बेरियर्स दोनों को रिड्यूस करा गया ताकि इंडिया खुलकर ट्रेड कर सके विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और लास्ट है विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। यही है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस कि पहले इंपोर्ट्स पर कोटास फिक्स कर रखे थे कि हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। ये कहता है ट्रेड होना चाहिए देशों के बीच में बिना किसी कंट्रोल्स, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। तो WTO की गाइडलाइंस को सुनते हुए हम लोगों ने इंपोर्ट्स पर जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे, यानी कि जो हमने कोटास लगा रखे थे, उन सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटाया। तो 2001 के बाद में इंपोर्ट्स पर जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया। तो ये 5 पॉलिसी स्ट्रेटेजीज हैं जो किसे प्रमोट करती हैं, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है। याद रहेगा, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज 5-5 साल के लिए जिसके अंदर सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन, सारे के सारे कंट्रोल्स को हटाया गया फॉरेन ट्रेड पर से, टैरिफ और नॉन टैरिफ बेरियर्स को कम करा गया और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। तो ये 5 याद रखना और मुझे कमेंट्स के अंदर लिख दो याद करके अच्छे से। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं आउटसोर्सिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 2 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस है। पहला तो समझ लो आउटसोर्सिंग होता क्या है। देखो एक नॉर्मल समझाती हूँ, स्कूल की हम लोग बात करते हैं। स्कूल का मेन काम क्या होता है, आप लोगों को एजुकेशन देना, ये स्कूल का मेन काम है। तो ये क्या है, स्कूल की कोर एक्टिविटी है। तो मेन काम जो है वो स्कूल खुद करता है, अपने स्टाफ से करवाता है। समझ में आ गया। वहीं स्कूल के पास में अदर काम भी है, जैसे स्कूल के अंदर कैंटीन होती है, तो आप लोगों को समोसे खिलाना, कचौरी खिलाना, पेटीज खिलाना, वो स्कूल का मेन काम है क्या, वो स्कूल का मेन काम नहीं है। तो स्कूल अपनी कोर एक्टिविटी, मेन काम तो खुद करता है, लेकिन जो स्कूल का मेन काम नहीं है कैंटीन चलाने का, फॉर एग्जाम्पल
उस काम के लिए कंपनी ने यानी कि स्कूल ने किसी बाहर वाले थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कि आप हमारे स्कूल में कैंटीन लगा सकते हो। तो ये काम जो स्कूल है वो बाहर वाले से करा रहा है, थर्ड पार्टी से करा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। तो इसी तरह से जो कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का काम है कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तो कंपनीज अपना मेन काम तो खुद करती है, लेकिन उसके अलावा भी अदर बहुत सारे काम होते हैं, अदर काम होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, टीचिंग प्रोवाइड करना, या फिर अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सुनना। जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, उनका काम क्या है? कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सुनना, अपने एम्प्लॉयज़ को क्लिनिकल एडवाइसेस वगैरह देना। ये कंपनी का मेन काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा काम है। तो ये काम कंपनी खुद नहीं करती, ये काम कंपनी किसी बाहर वाली कंपनी से करवाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग करना। तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी वजह से ही आउटसोर्सिंग का जन्म हुआ है। तो पहला क्वेश्चन बनता है, आउटसोर्सिंग इज एन आउटकम ऑफ डैश। आउटसोर्सिंग किसकी वजह से आया है? आउटसोर्सिंग इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आउटसोर्सिंग का मतलब है जब कंपनी जो दूसरी बिजनेस सर्विसेज है, जैसे कॉल सेंटर्स, अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट सुनना, या फिर अपने एम्प्लॉयज को क्लिनिकल एडवाइस देना, अपने एम्प्लॉयज को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टीचिंग प्रोवाइड करना, ये कंपनी का मेन काम नहीं है। तो ये काम कंपनी क्या करती है? बाहर की दूसरी कंपनी से करवाती है। अब देखो होता क्या है, जो बाहर की कंपनीज है, जो फॉरेन कंपनीज है, वो अपना काम खुद कर रही हैं, लेकिन अदर कामों के लिए अदर काम जो बाहर की कंपनीज है वो इंडिया की कंपनीज से करवा रही है। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत सारी बाहर की कंपनीज के कॉल सेंटर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया जो है वो आउटसोर्सिंग का हब क्यों बनता जा रहा है? बाहर की जो कंपनीज है वो हमारे देश की कंपनीज से अपने काम क्यों करवा रही हैं? रीजन सिंपल सा है, एक तो हमारे यहाँ पर जो लेबर है वो चीप मिल जाती है, यानी कि सस्ते में लेबर मिल जाती है। रीजन सिंपल सा है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो चीप लेबर अवेलेबल हो जाती है। और स्किल्ड लेबर है, पढ़ी लिखी लेबर है हमारे देश में, एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा है हमारा आईटी सेक्टर शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। याद रहेगा, एक तो हमारे देश में चीप लेबर अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर है, हमारा आईटी सेक्टर शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। करेक्ट हो गया। आगे देखो बात करते हैं, अब हम छोटा सा टॉपिक है। देखो ये टॉपिक आपको टीआरजेन के अंदर मिलेगा। अगर आप टीआरजेन का ओल्ड एडिशन फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर नहीं है, न्यू एडिशन के अंदर गिवन है फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स एंड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स। इजी सा है। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का मतलब है, रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस लेकर आना, बड़े बड़े चेंजेस लेकर आना। वो चेंजेस जो ऐसे ही लाए जा सकते हैं, इन चेंजेस को लाने के लिए अलग से पार्लियामेंट में एक्ट पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे चेंजेस जो हमारे सरकार के एग्जिस्टिंग सेटअप की हेल्प से ही लाए जा सकते हैं, इन चेंजेस को लाने के लिए, इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए किसी लेजिस्लेटिव एक्शन यानी कि कोई पार्लियामेंट में एक्ट पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन रिफॉर्म्स को बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। समझ में आ गया? लेकिन ऐसे रिफॉर्म्स जिन्हें हम सरकार के एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की हेल्प से नहीं ला सकते, यानी कि इन रिफॉर्म्स, इन चेंजेस को लाने के लिए हमें लेजिस्लेटिव एक्शन लेना पड़ता है, यानी कि पार्लियामेंट में एक्ट पास करने की रिक्वायरमेंट है। इस तरह के रिफॉर्म्स, इस तरह के चेंजेस को बोला जाता है सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स। और वही कारण है, यहाँ पर हमें एक्ट पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन रिफॉर्म्स को हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक्ट पास करने की रिक्वायरमेंट है पार्लियामेंट में, तो कहीं ना कहीं इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है। दीज रिफॉर्म्स आर ऑफन डिलेड। समझ में आ गया? लास्ट टॉपिक आता है आज का हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले समझ लो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। इंटरनेशनल ट्रेड होता है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल भी हमारे देश में आती है, हम दूसरे देश में कैपिटल लगाते हैं, यानी कि पैसा लगाते हैं। तो ये जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, इन्हें रेगुलेट करने के लिए भी एक बॉडी होनी चाहिए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए, इनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस लगाने के लिए भी एक बॉडी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो बॉडी है उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो WTO कब कमेंस हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई? याद रखना 1 जनवरी 1995। कौन से एग्रीमेंट के तहत? मराकेश एग्रीमेंट के तहत। अब यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहले WTO कब कमेंस हुआ, कब इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए? 1 जनवरी 1995। कौन से एग्रीमेंट के तहत? मराकेश एग्रीमेंट के तहत। कितनी कंट्रीज ने साइन करा था ये एग्रीमेंट? 123 कंट्रीज ने साइन करा था। तो देखो WTO की शुरुआत तो 1995 में हुई, इससे पहले भी तो ट्रेड होता था, इंटरनेशनल ट्रेड तो पहले भी होता था। तो पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता था, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाता था?
उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था GATT। फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। याद रहेगा, GATT पहले ऑर्गेनाइजेशन था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। उसका सक्सेसर कौन है? उसे किसने रिप्लेस करा है? WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। GATT कब स्टैब्लिश हुआ था? 1948 के अंदर। कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर थी? 23 कंट्रीज इसकी मेंबर थी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है आज की डेट में, जिसका काम है ग्लोबल ट्रेड, जो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाना। और आज की डेट में 164 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। याद हो गई सारी की सारी चीजें। अब देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक बता देती हूँ, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है। देखो, बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या किसी भी चीज से रिलेटेड। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है उसे हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया ने फॉर एग्जाम्पल दुबई के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, ये क्या है? बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है जब एक देश बहुत सारे देशों के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है, कि इंडिया ने चाइना के साथ में भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, USA के साथ में भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, दुबई के साथ में भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसका मकसद क्या क्या है? नंबर 1 है, जो ट्रेड है वो फ्री होना चाहिए, किसी तरह के टैरिफ्स नहीं होने चाहिए। टैरिफ्स मतलब इंपोर्ट पर जो टैक्सेस लग रहे हैं वो कम से कम होने चाहिए। नॉन टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट्स पर जो कोटास लग रहे हैं वो कोटास नहीं होने चाहिए, यानी कि ट्रेड का फ्लो कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। WTO कंपटीशन को बढ़ावा देता है कि देश अपने दरवाजे खोले, खुलकर ट्रेड करे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो कंपटीशन फेस करेगा, इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करेगा। ये बाइलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड दोनों एग्रीमेंट्स को, दोनों अरेंजमेंट्स को क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। एक देश दूसरे देश के साथ में ट्रेड कर सकता है, एक देश बहुत सारे देशों के साथ में भी ट्रेड कर सकता है। इस तरह के एग्रीमेंट्स को भी प्रमोट करता है। और WTO मेक श्योर करके रखता है कि वर्ल्ड के जितने भी रिसोर्सेज हैं, हर तरह के रिसोर्सेज, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वर्ल्ड के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। टैरिफ फ्री ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड पर बहुत कम टैक्सेस होने चाहिए ताकि देश खुलकर ट्रेड कर सके। एक कंट्री अपने प्रोडक्ट को बहुत सारी कंट्रीज को सेल कर सके, तो वर्ल्ड के जितने भी रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कुछ भी वेस्ट ना जाए। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आता है कि WTO का हमारी इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, पहला है WTO बोलता है फ्री ट्रेड होना चाहिए, टैरिफ्स बहुत कम हो, नॉन टैरिफ्स यानी कि कोटास बहुत कम होने चाहिए, कोटास नहीं होने चाहिए। तो WTO फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, तो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर शेयर इंक्रीज होगा। WTO से पहले एक अरेंजमेंट हुआ करता था जिसका नाम था मल्टी फाइबर अरेंजमेंट। याद रखना, इस अरेंजमेंट के तहत जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं या फिर टेक्सटाइल्स वगैरह हैं, इनके ट्रेड पर कोटा रेस्ट्रिक्शंस थे कि हम इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन WTO ने इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिए, तो उसकी वजह से इंडिया जो अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज को टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, वो एक्सपोर्ट्स और इंक्रीज होंगे। और हमारे लिए अच्छा है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे पास में क्या आता है? US डॉलर आता है। वही लिखा है, पढ़ते हैं, अंडर मल्टी फाइबर अरेंजमेंट्स आर टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स वो subject to quota restrictions। quota restrictions थे, लेकिन as per the provisions of WTO all the restrictions have been removed, hence our textile exports to America and European countries has increased significantly। लास्ट है, देखो इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जांपल हम USA वगैरह की बात करें, तो पहली बात तो ट्रेड बैरियर्स भी कम है। ट्रेड बैरियर्स कम है यानी कि वो खुलकर हमारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, हम अपना प्रोडक्ट उनको सेल कर सकते हैं। और डेवलप कंट्रीज के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर जो सब्सिडी मिलती है, यानी कि सरकार अपनी तरफ से जो फाइनेंशियल हेल्प देती है, वो बहुत कम है। ठीक है, वहीं अगर हम इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन की बात करें, हमारी बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में फार्मर्स को सब्सिडी, मोनेटरी हेल्प दी जाती है। जब फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी तो फार्मर को हेल्प मिल रही है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो फार्मर अपने जो फूड ग्रेन्स हैं, राइस, वीट, जो भी चीजें हैं, उसे सस्ते में बेचेगा, उनकी प्राइजेस भी कम होंगी। तो USA जैसा देश कहाँ से खरीदेगा? जहां पर उसे चीजें सस्ते में मिल रही हैं, वो इंडिया से खरीदेगा, क्योंकि हमारे फूड ग्रेन्स की प्राइस कम है।
और यूएसए में ट्रेड बैरियर्स भी नहीं है, वो आराम से हमारी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले देखा ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन को ऐसी कौन सी 5 पॉलिसीज हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो और ज़्यादा प्रमोट करती हैं। आउटसोर्सिंग क्या है, इंडिया आउटसोर्सिंग का हब क्यों बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, वो भी सस्ते के अंदर, प्लस हमारा आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स है जिनके लिए हमें पार्लियामेंट में एक्ट पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फटाफट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमें पार्लियामेंट में एक्ट पास करने की रिक्वायरमेंट है, लेजिस्लेटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं इन्हें इंप्लीमेंट करने में समय लगता है। डब्ल्यूटीओ कब कमेंस करता है ऑपरेशन, 1 जनवरी 1995 से। कौन से एग्रीमेंट के तहत, मराकेश एग्रीमेंट के तहत। इससे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, GATT, कब स्टैब्लिश हुआ था, 1948 के अंदर। समझ में आ गया? अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस इस चैप्टर का। कल हम लोग बात करेंगे ये जो LPG पॉलिसीज थी इसका हम अप्रेजल डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका हमारे देश पर क्या गुड इफेक्ट रहा और क्या बैड इफेक्ट रहा। देन हमारे लिबरलाइजेशन के 2 टॉपिक्स रहते हैं, एक है GST और दूसरा है डीमोनेटाइजेशन। ये हम कल की क्लास में करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और अगर लग रहा है लेक्चर यूजफुल था, मैम ने डिटेल में सारी चीजें कवर करी हैं, तो प्लीज इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। जितना तुम लोग शेयर करोगे उतना मैं वीडियोस बनाती जाऊंगी। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।